बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके लर्निंग और आज हम इस अहम वीडियो में फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक अहम टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस पूरी वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का पूरा जो टॉपिक है वो सारा कम्प्लीटली कवर करें। चलते हैं। हमारे पास आज का टॉपिक बेसिकली है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिज़म है या ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनका एक अहम कंपोनेंट है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। देखते हैं कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज़। कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइन एज, कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कर सकते हैं these are biomolecules also called as hydrated carbons contains carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1 having general formula CnH2nOn। बेसिकली ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब वो मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो उनके अंदर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन्स, इनको हम हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रेटेड कार्बन बेसिकली क्यों कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स? इसलिए कहते हैं कि इसमें एक तो हाइड्रोजन मौजूद होता है और प्लस ऑक्सीजन मौजूद होता है। लेकिन एक अहम पॉइंट ये है कि जिस तरह से वाटर में, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। इसी तरह से ये जो रेशो है बेसिकली 2:1 होता है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद होते हैं, लेकिन इनका जो रेशो होता है वो सेम इज़ प्रेजेंट इन वाटर। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली इट कंटेन्स 3 मेन एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbohydrate also called hydrated carbons. Why it is called hydrated carbons? Because the ratio between hydrogen and oxygen is same as present in water. वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में मौजूद होता है। इसलिए चूँकि यही रेशो कार्बोहाइड्रेट में भी मौजूद होता है तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। एक और डिफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है, OR। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन यहाँ लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू IUPAC। IUPAC का मतलब ये होता है I फॉर इंटरनेशनल, ठीक है। I का मतलब होता है इंटरनेशनल एंड U का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। U का मतलब होता है यूनियन एंड देन हमारे पास P फॉर प्योर, ठीक है। A फॉर applied, APPLIED applied and C for chemistry। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक यूनियन है। उसके मुताबिक कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइन एज, कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल्स आर एल्डिहाइड और कीटोन्स। द पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत अहम पॉइंट है, पॉली एक है एंड हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH। ऐसा ग्रुप जिसमें OH मौजूद उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी, या खुद OH को हम हाइड्रोक्सी कह सकते हैं। और पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, यानी मोर देन टू, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसको हम कहते हैं पॉली। कहीं पर भी दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर मौजूद हैं, दो से ज़्यादा चीज़ें मौजूद है, उसको क्या नाम देते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी, यानी OH मौजूद, बहुत ज़्यादा OH मौजूद हों, 2, 3, 4, 5। कार्बोनाइल कंपाउंड्स।
सो कार्बोनाइल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं। कार्बोनाइल हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि ये लिविंग थिंग के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, COO, ठीक है। और ये C कभी कभी एक तो हमारे पास R के साथ अटैच होता है, और कभी कभी ये R के साथ भी अटैच हो सकता है, और कभी कभी ये H के साथ भी अटैच हो सकता है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे कि अगर ये R के साथ अटैच है तो उसको हम क्या नाम देंगे, और अगर फॉर एग्जांपल ये अटैच है H के साथ तो इसका क्या मतलब है। सो द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक तो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो और एक से ज़्यादा OH यानी पॉलीहाइड्रोक्सी मौजूद हो। कार्बोनाइल्स आर एल्डिहाइड, कार्बोनाइल्स एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और कीटोन्स। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है। देखें, अगर ये जो C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, ये अगर दोनों हमारे पास अटैच हैं, एक R के साथ और एक H के साथ, तो ये कहलाता है एल्डिहाइड। और अगर यही अटैच है हमारे पास किसके साथ, डबल बॉन्ड, एक R के साथ एंड सेकेंड R डैश के साथ। R डैश में इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये सेम भी हो सकता है R के साथ और ये डिफरेंट भी हो सकता है R के साथ। सो ये ग्रुप क्या कहलाता है, एल्डिहाइड, R कीटोन, और ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कहलाता है कार्बोनाइल। सो दोबारा समझें, कार्बोनाइल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, और ये C R के साथ अटैच हो सकता है और H के साथ अटैच हो सकता है, या फिर ये एक जैसे ग्रुप के साथ अटैच हो कार्बन के साथ। सो यहाँ पर देखें एक डायग्राम दी हुई है जिसको समझने की ज़रूरत है। ये जो ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH&C, देखिए यहाँ पर ये बेसिकली किसके साथ अटैच है, AC के साथ अटैच है, और इधर हमारे पास ये किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है, और हियर इट इज़ अटैच विद H। सो दिस कंपाउंड और दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और इसी तरह से कीटोन भी होता है, लेकिन इसमें कीटोन में यहाँ जो H की जगह है वहाँ R हो सकता है। सो बिकॉज ग्लूकोज हैज़ एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर मौजूद है कि एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और दूसरा हमारे पास सेवरल OH भी मौजूद हैं, बहुत कई OH मौजूद है। अगर हम यहाँ मेंशन कर दें OH नंबर 1 एंड देन OH नंबर 2 एंड देन OH नंबर 3 एंड देन OH नंबर 4, इट मीन्स कई OH मौजूद हैं। सो इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी दो अलग अलग है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी है और एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल दोनों मिलेंगे तो ये बनेगा पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी जो है ये तो OH है, और कार्बोनाइल हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और ये अटैच हो सकता है RR के साथ या RH के साथ, ठीक है। सो अगली हमारे पास अगली हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 3 मेन क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट की। नंबर 1 हमारे पास है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में बेसिकली आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर जस्ट 1 ग्लूकोज मौजूद है तो इसको हम क्या नाम देंगे कि जी ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है। एंड देन हमारे पास अगर ये आ रहा है ओलिगोसेक्राइड्स, तो ओलिगोसेक्राइड्स में ये होता है कि भाई 2 to 10 जो है ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद होते हैं। एंड देन फर्दर अगर हम बात करें नंबर 3rd क्लास, और 3rd क्लास हमारे पास है, ये कहलाती है ओलिगोसेक्राइड। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जो है ग्लूकोज यूनिट्स मौजूद होते हैं। हम शॉर्टली आगे भी इस पर बात करेंगे, लेकिन मोनोसेक्राइड्स को हम मज़ीद हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, मज़ीद हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि एक यूनिट है तो हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम आते हैं मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड्स खुद क्या है, अभी हमने बात की थी कि मोनोसेक्राइड्स के अंदर सिर्फ 1 शुगर यूनिट मौजूद है, 1 शुगर मॉलिक्यूल मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं मोनो। मोनो का मतलब बेसिकली होता है 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। सो मोनोसेक्राइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है, सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल हो। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब इसको हम समझते हैं हाइड्रोलाइज। देखें, अगर हम किसी चीज़ में वाटर ऐड करें, ठीक है,
वाटर ऐड करते हैं H2O। तो बेसिकली ये वाटर ब्रेक हो जाता है दो आयंस में, एक हमारे पास कहलाता है H पॉजिटिव आयन और एक कहलाता है OH नेगेटिव आयन। सो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है ये मिलेंगे और किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे पार्ट्स में, ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस और ये जो प्रोसेस है, ये जो मॉलिक्यूल ये हाइड्रोलाइज कहलाता है। सो देयर जनरल फार्मूला इज CN, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2nOON। CN का मतलब यानी N आप कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, N 1 2 3 4। बेसिकली मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं और 7 कार्बन तक ये कहानी जाती है। सो अगर C 3 है, 3 कार्बन है, इफ़ यू हैव 3 कार्बन्स, आई एम ड्राइंग हेयर कि अगर हमारे पास C कितने हैं, 3 है, तो H इस हिसाब से हमारे पास हो जाएंगे 6 और फॉर एग्ज़ाम्पल O हमारे पास क्या होंगे, अगेन 3, क्योंकि हमने N नाम दिया है। सो इसी तरह से ये C4 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है, C6 भी हो सकता है और 7 तक ये कहानी जाती है। ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन, अगेन वाइट है, बेसिकली वाइट इन कलर होता है। क्रिस्टलाइन एक ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक शेप यहाँ ड्रॉ करूँ, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ए क्रिस्टलाइन शेप, अंडरस्टैंड। सो ये शेप बेसिकली क्या कहलाती है, ख़ास पैटर्न के साथ शेप मौजूद हो, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड ए क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन शेप, ओके। सो ये क्रिस्टलाइन शेप में मौजूद होते हैं और वाइट होते हैं, सॉलिड्स है, ओके, एंड स्वीट इन टेस्ट है। इनका जो टेस्ट है वो बेसिकली स्वीट इन नेचर है, सोल्यूबल इन वाटर है, अगेन बहुत अहम पॉइंट है, सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर में ये सोल्यूबल है। अगर हम आम चीनी की बात करें तो ये भी उसी में शामिल है। सो हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा, मोनोसेक्राइड्स क्या हैं, दिस कंटेन्स ओनली 1 शुगर मॉलिक्यूल, सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल इसमें मौजूद है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको मजीद हम ब्रेक नहीं कर सकते। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2nOn, जनरल फार्मूला CnH2nOn है। ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सारे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, स्वीट टेस्ट है एंड सोल्यूबल इन वाटर है। अब हम आगे जाकर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए अभी हमने बात की थी कि कार्बन 3 कार्बन से लेकर बेसिकली 7 कार्बन तक, कार्बन नंबर 3 मीन्स 3 कार्बन से लेकर कार्बन 7 कार्बन तक इनके अंदर कार्बन मौजूद होते हैं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर present in the molecule we classify basically into 4 or 5 different classes। और इसके लिए हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है, नंबर बना हमारे पास है ट्रायोस। सो ट्रायोस का मतलब ये होगा कि इसमें कितने कार्बन होंगे, इसमें कार्बन होंगे, अल्लाह भला करे 3 कार्बन होंगे, ओके। सो इस तरह से टेट्रोज है जिसमें हमारे पास बेसिकली 4C होंगे, एंड पेंटोज 5C होंगे, एंड हेक्सोज 6C होंगे, एंड हेप्टोज एंड देन जो है 7C होंगे, ओके, 7C होंगे। अच्छा आगे उनकी एग्जांपल्स दी हुई है जिनको आप स्टूडेंट्स रटा लगा सकते हैं क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें नहीं हैं। सो ग्लाइसरोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पर अगर हम बात करें टेट्रोज में तो एरेथ्रोज, एरेथ्रोलोज है। एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ मौजूद है वो है राइबोज। राइबोज हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली ये RNA में मौजूद होता है, ठीक है। राइबोज शुगर DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर मौजूद होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड का जो बैकबोन है वो ये बनाता है राइबोज शुगर। सो हेक्सोज हमारे पास है, इनके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज एंड फाइनली ग्लूकोहेप्टोज। याद रखें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है ना, वो हमारे पास हेक्सोज है। हेक्सोज मीन्स जिनमें कितने कार्बन्स हों, जिनमें 6 कार्बन हों, यस 6 कार्बन वाले जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इनका होता है। अब हमारे पास कुछ यूजेस हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स के कहाँ पर हम मोनोसेक्राइड इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, सबसे पहले एग्जांपल्स हमने ली थी ट्रायोस की। सो ट्रायोस की अगर हम बात करें तो ट्रायोस बेसिकली रेस्पायरेशन के थ्रू रेस्पायरेशन के वक्त प्रोड्यूस होती है। और इसकी एग्जांपल बेसिकली ग्लाइसरोस था, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स थे और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? रेस्पायरेशन। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इस पर भी एक लंबा लेक्चर बन सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर पॉइंट टू पॉइंट रखें। सेकेंड हमारे पास टेट्रोज है। टेट्रोज आर रेयर इन नेचर। बहुत रेयर का मतलब होता है बहुत कम पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, और बेसिकली ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, सो बैक्टीरिया के अंदर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो पेंटोज फ्रॉम बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने बात की थी कि जो पेंटोज था उसके हमारे पास एग्जांपल जो थी वो हमारे पास बेसिकली कौन सा शुगर था? राइबोज शुगर जो थी वो बेसिकली इसके एग्जांपल है। और ये कहाँ मौजूद है हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए और डीएनए के जो बैकबोन है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास ये शुगर मौजूद होगी, जिसको हम कहते हैं पेंटोज शुगर या फिर राइबोज भी इसकी एग्जांपल है। हेक्सोज फार्म इन राइप फ्रूट। हेक्सोज कहाँ पर मौजूद होता है? राइप फ्रूट का मतलब पके हुए जो फल होते हैं वहाँ मौजूद होता है। स्वीट कॉर्न में मौजूद होता है एंड हनी में मौजूद होता है, ठीक है, ये याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। फाइनली फ्रुक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। चूँकि एफ से हमने यहाँ लॉजिक बनानी है, एफ फॉर फ्रुक्टोज, एफ फॉर फ्रूट्स एंड फ्रूट शुगर। सो ये बेसिकली फ्रूट्स में भी मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज, ठीक है, ओके। अब डिवीजन ऑफ हेक्सोज। हेक्सोज जो कि हमने बात की थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास क्या है भाई? हेक्सोज शुगर है, ठीक है, जिसका बहुत कॉमन इस्तेमाल होता है। सो इसकी जो हमारे पास डिवीज़न है ये हम डिवाइड करेंगे। बेसिकली टू ब्रॉड डिवीज़न हमारे पास यहाँ बन रही है। नंबर 1 हमारे पास एल्डोहेक्सोज है एंड नंबर 2 केटोहेक्सोज है। लेकिन यहाँ से पहले अगर हम बात करें तो एक और टर्म है आइसोमर। सो आइसोमर बेसिकली क्या है? आइसोमर का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है सेम हो, आइसोमर्स, ठीक है। सो आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, ये मैं यहाँ लिखता हूँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम हो, आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास डिफरेंट हो, तो उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। और साथ में लिखा हुआ है कि एल्डोहेक्सोज, यानी इसका मतलब ये होगा कि इसमें मौजूद होगा एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। जबकि केटोहेक्सोज में कौन सा होगा? कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। सो इनकी दो क्लासेस हैं, किसकी? हेक्सोज शुगर की। एक हमारे पास एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास क्या है? कीटोनिक। एल्डिहाइड का मतलब अभी हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि अगर सी डबल बॉन्ड O और ये अटैच है वन विद कार्बन एंड वन विद हाइड्रोजन, ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एंड इफ सी डबल बॉन्ड O is attached with R and again attached with another R, so it is called ketonic group. So आगे देखते हैं कि क्या एग्जांपल, यहाँ क्या डेफिनेशन दी हुई है। एल्डोहेक्सोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर हम मार्क करते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, अभी हमने बात की थी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास डिफरेंट है। एंड हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसमें क्या मौजूद होगा भाई? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अभी हमने बात की थी कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इस वजह से उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। और एल्डोहेक्सोज का मतलब ये होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। हेक्सोज का मतलब है कि 6 कार्बन वाला शुगर है, यानी मोनोसेक्राइड तो है लेकिन 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड है। एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद होता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की एक और निशानी ये है, ये एक और डिफिनेशन ये है कि ये चेन के जो हैं एंड में मौजूद होगा। याद रखो, ये बीच में मौजूद नहीं होगा बल्कि एंड में मौजूद होगा, एंड पॉइंट पर मौजूद होगा। आगे जाकर शायद इसकी डायग्राम भी गिवन हो तो हम देखते हैं। लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज, ये बेसिकली इसके एग्जांपल्स हैं कि ये हेक्सोज ही है और ये आइसोमर्स हैं। इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका चेंज है।
और इनके अंदर 6 कार्बन है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज में हम क्या पढ़ेंगे, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वही हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, जबकि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। हैविंग कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसमें क्या मौजूद होगा भाई, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। अभी हमने बात की थी कि एल्डिहाइड ग्रुप एंड में मौजूद होगा, जबकि कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो बेसिकली 2 C के दरमियान मौजूद होता है। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ R को एक C के ज़रिए तो ये बेसिकली यूँ मौजूद होता है, ठीक है। बिल्कुल दरमियान में दोनों तरफ कार्बन अटैच होते हैं या कार्बन का कोई ग्रुप अटैच होता है, सो ये कहलाता है कीटोनिक ग्रुप। और अगर फॉर एग्जांपल ये एक तरफ क्या अटैच हो जाए, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारे पास एक H अटैच है, तो इट मीन्स कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सो आगे देखते हैं। इसकी एग्जांपल बेसिकली फ्रक्टोज है, सोरबोज है, एंसिकोज है। सो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंस भी दिया हुआ है कि एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O H और C के साथ अटैच है। अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये यूँ अटैच है, ये पूरा ग्रुप बेसिकली क्या कहलाता है, ये ऊपर ग्रुप कहलाता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ येलो कलर से तो बेसिकली ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हमारे पास बल्कि इसमें H भी शामिल नहीं है। सो C डबल O बॉन्ड अगर मैं इसको यूँ ड्रॉ करूँ यूँ, तो ये C डबल O बॉन्ड बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप होता है और एक किसके साथ अटैच है, एक तरफ ये अटैच है हाइड्रोजन के साथ और दूसरी तरफ अटैच है कार्बन के साथ, ठीक है। और ये एक एंड पर मौजूद है, इसको हम एंड कह सकते हैं, इस चेन का जो है बेसिकली ये एंड है, ठीक है। और यहाँ देखें, यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो बेसिकली कहाँ पर मौजूद है, मिडल, ठीक है। 2 कार्बन के साथ अटैच है, मिडल इन द मिडल ऑफ चेन मौजूद है, ठीक है। यहाँ भी कार्बन मौजूद हैं, देखें ये भी कार्बन मौजूद हैं और ये भी कार्बन मौजूद है, तो दोनों कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, कीटोनिक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो ओलिगोसैकेराइड्स है। हम आगे पहले पढ़ चुके थे कि अगर 2 to 10 हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स हों तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। यहाँ आप देखें 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स मौजूद है। मोनोसैकेराइड्स मीन शुगर मॉलिक्यूल्स अगर मौजूद है तो उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये क्या है भाई, ये है ओलिगोसैकेराइड्स, ओके। सो आगे हम जाते हैं, हमारे पास है दीज आर लेस स्वीट एंड लेस सोल्यूबल इन वाटर। बेसिकली ये लेस स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस इसमें नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात करें लेस सोल्यूबल इन वाटर है, सोल्यूबल में ज़्यादा, वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है। दिस कैन हाइड्रोलाइज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जैसे हमने बात की थी कि मोनोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते कई हिस्सों में, लेकिन इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जस्ट इमेजिन दिस इज़ वन मोनोसैकेराइड एंड इट इज़ बाउंडेड विद another monosaccharide, it is bonded with third monosaccharide, it is bonded with fourth monosaccharide and so on, okay. So we can easily break the bonds between monosaccharides and we can convert into different parts, we can hydrolyze. So it means hydrolyze means breaking into different parts. So the most common type is disaccharides on hydrolysis yields 2 monosaccharides. इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है बेसिकली डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मीन्स जिसके अंदर 2 यूनिट्स मौजूद हों। हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स, इट हैज़ 2 यूनिट्स, ठीक है। व्हेन वी हाइड्रोलाइज इट विल प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, मीन्स इट विल प्रोड्यूस 2 ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या होगा कि जी ग्लूकोज यूनिट्स, कितने ग्लूकोज यूनिट्स ये प्रोड्यूस करेगा, 2 ग्लूकोज के यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मोनोसैकेराइड्स इज ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 जो ग्लूकोज है, इमेजिन इट इज़ ग्लूकोज 1 एंड इट इज़ बाउंडेड विद ग्लूकोज 2 glucose second, so this bond is called glycosidic bond, yes, glycosidic bond और glycoside bond, ठीक है। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहलाता है, ओके।
So sucrose is disaccharide. सक्रोज इज डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड है सक्रोज हमारे पास। ये इसका एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर यूनिट्स। अभी हमने बात की थी जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे वी विल गेट 2 शुगर्स यूनिट्स and of glucose and fructose. Basically one is glucose and second one is fructose. So basically sucrose consists of 2 monosaccharides. One is called glucose and another one is called fructose. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम डील करते हैं, देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है। देखिए बेसिकली ये ग्लूकोज है एंड सेकेंड ग्लूकोज है। अगर आप देख लें तो ये जो हमारे पास रेड कलर में शो है, ठीक है, यहाँ पर फ़िलहाल एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। यहाँ से मेरे पास हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से इट विल रिमूव OH and this H and OH will combine to form H2O. So H2 is released. When H2 is released, this process is called condensation. It means that by removal of H2O we will get a compound, a molecule, or we will get a bond which is called ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, सो इस हाइड्रोजन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रिमूवल की वजह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड देन सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये अब बना रहा है बेसिकली माल्टोज। ठीक है, सो हाइड्रोजन H2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब हाइड्रोलाइसिस जो है वो इसका रिवर्स है। हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर मैं एरो यूँ कर दूँ, सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, सो हाइड्रोलाइसिस। ओके, सो हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि जी ये जो हमने बेसिकली वाटर दिया है, ये वाटर ऐड करेंगे, ये वाटर बेसिकली ब्रेक होगा H पॉजिटिव में और प्लस OH नेगेटिव में, और ये दोनों मिलेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा। सो वो यूनिट्स अलग अलग हो जाएंगे। सो ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसमें ये होता है कि एक यूनिट से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे यूनिट से OH नेगेटिव निकलेगा और दोनों जब रिमूव हो जाएंगे तो दोनों बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है, दीज में भी यहाँ पर बेसिकली डाइसेक्राइड का मतलब क्या होगा, पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसमें कितने यूनिट्स हों भाई, 2 यूनिट्स हों, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज हों। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज बनाएगा और फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज बनाएगा तो सक्टोज। ठीक है, सो दीज में बी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का मतलब होता है, रिड्यूसिंग को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि हम वो समझें। नंबर 1 हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन बेसिकली होता क्या है, सो ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है, अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें, यस ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। और अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करें कि जी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन। या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करे या रिमूव करे, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो, मैं ये एरो से शो करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो तो ये भी हमारे पास क्या कहलाता है, ये इंक्रीज़ हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये चारों डिफिनेशन किसकी है, ऑक्सीडेशन की। अब रिडक्शन इसके रिवर्स में है। रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है ये लॉस करेंगे, ये लॉस अगर किसी चीज़ से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो ये हमारे पास रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिडक्शन। ओके, ये एक्स्ट्रा डिफिनेशन है जो आपको जो सिर्फ समझने की ज़रूरत है। हाइड्रोजन हमारे पास फिर ऐड होगा, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ वहाँ रिमूव हो रहा है, हियर वी विल ऐड हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो ये होगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा रिडक्शन में। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आइए डिटेल में पढ़ते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर क्या है। These are the carbohydrates, basically carbohydrates which capable of being oxidized, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, एंड causes the reduction of the other, और दूसरी जो चीज़ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, खुद ऑक्सीडेशन कर लेंगे और दूसरी की रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, यानी किसी और की रिडक्शन कर रहे हो। किसी और की रिडक्शन का मतलब क्या हो,
कि किसी और से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हों भाई, ख़ुद अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहे तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन दे रहे हों और कोई और इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। इट मीन्स कि ख़ुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और किसी और की रिडक्शन कर रहा है। और ये वजह क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जब हम विदाउट हाइड्रोलाइज, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जब ऑक्सीडाइज होंगे ख़ुद और दूसरी चीज़ों की रिडक्शन कर रहे होंगे तो ये हाइड्रोलिसिस की थ्रू ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। और वजह क्या है कि ये क्यों रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, इसी वजह से ये क्या करेंगे कि ये ख़ुद ऑक्सीडाइज होंगे जबकि दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन को लॉस करेंगे और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन को गेन करेंगे, या ये फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और दूसरे ऐड करेंगे। इसी तरह से या तो ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और दूसरे लॉस करेंगे। फिर आप इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को याद रखें कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस करे ऑक्सीडेशन प्रोसेस और जो गेन करे उसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। सो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल बेसिकली माल्टोज है एंड लैक्टोज है। नेक्स्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या है भाई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास है दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच आर अनएबल टू ऑक्सीडाइज्ड एंड डोंट रिड्यूस। ये बेसिकली रिडक्शन नहीं करते, ये किसी को रिड्यूस नहीं करते, किसी को इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, ये खुद इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे तो कोई गेन भी नहीं करेगा। सो इसलिए ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते और दूसरे को रिड्यूस नहीं करते दूसरे सब्सटेंसेस को। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप। वहाँ पर पिछले में रिड्यूसिंग में एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, जबकि यहाँ पर हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी वजह से ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस नहीं करेंगे। इनके एग्जांपल हमारे पास बेसिकली सक्रोज है और रेफिनोज है। सक्रोज कंटेन मोर एनर्जी, बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि सक्रोज में बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट जो क्लास है और आखिरी क्लास है वो है पॉलीसेकेराइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। सो दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट। बेसिकली हमने कहा था कि 100 to 1000, अगर आपको लेक्चर का पहला पार्ट याद है तो 100 to thousands जो है हमारे पास यूनिट्स मौजूद होते हैं किस चीज़ के, भाई ग्लूकोज के यूनिट्स मौजूद होते हैं या मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स मौजूद होते हैं। इसलिए ये मॉलिक्यूलर वेट जो है बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस के ऊपर बेसिकली यानी जब हम वाटर ऐड करेंगे यील्ड में मैनी मोनोसेकेराइड्स, बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस करेंगे, बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स की प्रोडक्शन होगी अगर हम वाटर ऐड करके। वाटर जब ऐड करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। बेसिकली वाटर टूटता है इसलिए इसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है दीज आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो हमने पहले बात की थी कि जब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मीन्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और एक मिसाल के तौर पर एक कार्बोहाइड्रेट बनता है तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर ये टूटेंगे तो फिर इसका मतलब क्या होगा, यानी ये दो जी बन रहे हैं, इसका मतलब कि एक साथ है तो ये कहलाता है कंडेंसेशन। लेकिन अगर ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज ब्रेक होंगे, अलग अलग ग्लूकोज बनाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे तो ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर वाटर की प्रोडक्शन होती है जबकि हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर ब्रेक होता है। तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स ये रिलीज़ करेंगे। इनके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमारे पास है स्टार्च, ठीक है। हम यहाँ पर एक और पेन सेलेक्ट करते हैं। सो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन सेलुलोज है, एंड देन हमारे पास आई थिंक फोरकल खाइटिन है, ठीक है। सो नंबर 1 हमारे पास आते हैं स्टार्च पर। स्टार्च अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कहाँ पर मौजूद होगा, प्लांट्स में मौजूद होगा। एंड द मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व मीन्स जो स्टोर किया होता है, वो फूड जो प्लांट स्टोर करते हैं, सॉरी हम नहीं प्लांट स्टोर करते हैं, वो प्लांट जो स्टोर्ड मटेरियल है वो बेसिकली कौन सी चीज़ है, स्टार्च है। फाउंड इन सीरियल्स, ये जो अनाज वगैरह है, लेग्यूम्स दालें वगैरह हैं, ट्यूबर्स जो भी प्याज और आलू वगैरह ये सारी चीज़ें कहलाती हैं।
इन वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स में मौजूद होता है। सो स्टार्च जो है बेसिकली स्टोरिंग मटेरियल यानी स्टोर फूड ऑफ प्लांट है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास प्लांट का जो स्टोर फूड होता है वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है अल्लाह भला करे स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च बेसिकली स्टोर फूड मटेरियल है ऑफ द प्लांट्स, बहुत वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड लीग्यूम्स वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम स्टार्च के साथ आयोडीन मिलाएंगे तो इट विल गिव, अगर हम शो करें तो ब्लू कलर देगा ये। ठीक है, कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, किसके साथ, आयोडीन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आगे स्टार्च को डिटेक्ट करने के लिए। अगर हमें सैंपल मिलता है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है तो हम उसमें आयोडीन डालते हैं, अगर ब्लू कलर देते हैं तो इट मीन्स कि जी स्टार्च मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ चेन। बेसिकली इसके अंदर 2 टाइप की चेन होती हैं, 2 चेन होती हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास है एमाइलेज और नंबर 2 हमारे पास है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज की अगर हम बात करें इट इज़ स्ट्रेट चेन, बेसिकली ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, कोई ब्रांच मौजूद नहीं है। एंड सोल्यूबल इन हॉट वाटर, अगर हॉट वाटर हो तो उसमें सोल्यूबल होता है। एमाइलोपेक्टिन इट इज़ ब्रांच्ड एंड इनसोल्यूबल इन हॉट एंड कोल्ड। इट इज़ ब्रांच, ये ब्रांचेड है एंड इनसोल्यूबल, और ये इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल का मतलब ये होता है कि वाटर में ये हल नहीं होता इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। चाहे हम हॉट वाटर ले लें चाहे हम ठंडा पानी ले लें, ये सोल्यूबल नहीं होगा। लेकिन एमाइलेज जो है वो हमारे पास बेसिकली स्ट्रेट चेन है। यहाँ 2 डायग्राम दी हुई हैं, यहाँ देखिए तो ये बेसिकली स्ट्रेट चेन है और यहाँ पर बेसिकली ब्रांचेड चेन है। ये डायग्राम है जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये पूरी चेन हमारे पास जस्ट स्ट्रेट चेन है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज मौजूद हैं। इसको हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन और ये हमारे पास क्या कहलाता है, एमाइलोज। आप सिर्फ इतनी बात याद रखें कि 2 चेन हैं, एक स्ट्रेट चेन और सोल्यूबल इन हॉट वाटर, एक ब्रांचेड चेन है जो इनसोल्यूबल है हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर में। सो ये एमाइलोपेक्टिन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइकोजीन। ग्लाइकोजीन जो है ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पॉलीमर को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलीमर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूनिट है, एक और यूनिट है, एंड देन 3rd यूनिट, एंड देन 4th यूनिट, एंड देन 5th यूनिट, और ये सारे मिलते हैं। ठीक है, और एक चेन बना लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं पॉलीमर। एक यूनिट मिला दूसरी यूनिट के साथ, ठीक है, और दूसरा तीसरी के साथ, ठीक है, पॉलीमर कहलाता है। तीसरा चौथी के साथ, तो ये क्या कहलाता है, पॉलीमर। और ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। सो बेसिकली ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। मीन जैसे हमने पहले कहा था कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे और पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल। ये बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कहलाता है एनिमल स्टोर्ड फूड। ठीक है, एनिमल स्टोर्ड फूड। ये जो एनिमल के अंदर फूड स्टोर्ड होता है वो किसके फॉर्म में होता है, बेसिकली वो हमारे पास ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, एनिमल स्टोर फूड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए इनको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ये मौजूद होता है एनिमल में और वहाँ पर खुराक जो स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की सूरत में होती है। इट इज़ मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी हो सकता है, फंजाई में भी हो सकता है, एंड एनिमल्स। अबंडेंटली फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। स्टोर जब होता है तो होता कहाँ पर है, बेसिकली कि ये हमारे पास लीवर एंड मसल्स में जो है ये स्टोर होगा। ठीक है, सो ग्लाइकोजन हमारे पास एनिमल स्टार्च है और ये बेसिकली कहाँ स्टोर होता है, लीवर एंड मसल में। ये इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन। ये भी अहम पॉइंट है कि जब हम आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो ये बेसिकली कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, रेड कलर विद आयोडीन। इससे पहले हम स्टार्च पढ़ चुके थे, वो ब्लू कलर देता है। सेलुलोज जो कि प्लांट में सबसे अबंडेंट मौजूद होता है। इट आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। नेचर में चूँकि प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो नेचर में प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स में सेलुलोज मौजूद है। सो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले हमने स्टार्च की भी बात की थी। ठीक है, वो स्टोरिंग मटेरियल है ऑफ प्लांट्स, जबकि सेलुलोज हमारे पास पूरी नेचर में सबसे अबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। इट इज़ हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर। ये बिल्कुल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, बिल्कुल भी हल नहीं होता। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। ये ह्यूमन डाइजेस्ट भी नहीं करता। ये जितने हम छिलके विलके जो उतारते हैं बेसिकली इसलिए उतारते हैं कि हमारी बॉडी इसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो ह्यूमन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, डाइजेस्ट का मतलब ये होता है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक फूड मटेरियल है, एक फूड पार्टिकल है, अगर हम इसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स में डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें कि ये बेसिकली एब्जॉर्ब हो सकें कहाँ पर, ब्लड के अंदर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। एक बड़ा पार्टिकल था, उसको हमने ब्रेक किया छोटे छोटे पार्टिकल में, इतने छोटे छोटे पार्टिकल में कि वो कहाँ पहुँच सके, ब्लड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है भाई, डाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट चेन बिकम स्पायरली कॉइल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म ट्यूब। बेसिकली इनकी जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है, लेकिन ये स्पायरली कॉइल्ड का मतलब ये यूं कॉइल हो जाएंगे। ठीक है, स्पायरली कॉइल्ड। अब एक और यहाँ से आ जाएगा, तो बेसिकली ये क्या बना देगा, ये एक ट्यूब बना देगा। ट्यूब मीन्स कोई भी नाली, मैं अगर यहाँ ड्रा करूँ, कोई भी एक नाली जिसके दोनों तरफ ओपन होते हैं या वन साइडेड ओपन होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्यूब। ठीक है, सो ये ट्यूब बना लेंगे। ठीक है, कंडेंस का मतलब मिलेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंडेंस। ठीक है, तो ये ट्यूब बना लेंगे। These tubes of cellulose form cell wall. बेसिकली ये ट्यूब मिलकर क्या बनाते हैं, सेल वॉल। प्लांट के सेल वॉल का अहम जो कंपोनेंट है वो बेसिकली सेलुलोज है। ओके, सेलुलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन। ये भी अहम पॉइंट है कि ये कोई कलर नहीं देता। सो आई कैन शो विद वाइट पेन। सो नो कलर, कोई कलर ये नहीं देता। ठीक है, किसके साथ, आयोडीन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है काइटिन। काइटिन एक अहम जो है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C5H13O5N। ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें, C5H13O5N। इट इज़ आल्सो लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ N-acetyl ग्लूकोजामाइन। ये एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है N-acetyl ग्लूकोजामाइन। एन अमाइड डेरिवेटिव, इसमें अमाइड डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे। हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी बात याद रखें कि अमाइड डेरिवेटिव मौजूद होता है। अमाइड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि उसमें नाइट्रोजन मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं अमाइड डेरिवेटिव फंक्शन ग्रुप है, जो कि हम यहाँ शो नहीं कर सकते। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज, जैसे फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन नैनोफिब्रिल। ये समझना जरूरी है, क्रिस्टलाइन पहले पढ़ चुके हैं। नैनोफिब्रिल्स, नैनो का मतलब होता है जिसका मॉलिक्यूलर साइज बाई नैनोमीटर से भी, नैनोमीटर के रेंज में हो। ठीक है, नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर बहुत छोटी रेंज होती है। नैनोमीटर 10-6, ओके, मीटर 10-6 मैंने इसको कहते हैं नैनोमीटर, 10-9, ओके, नैनोमीटर की रेंज में हो। और नैनोफिब्रिल्स का मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स। ठीक है, छोटे छोटे थ्रेड्स बनाते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, जैसे मैं ये बना रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे थ्रेड्स हैं, डिफरेंट कलर्स के हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये, तो ये कहलाते हैं नैनोफिब्रिल्स बनाएंगे। फर्दर अगर हम आगे बात करें, फंक्शन इट इज़ कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन। ये समझना ज़रूरी है। केराटिन हमारे पास, हमारी बॉडी में जो हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, लाइक हेयर है एंड देन स्किन है। ठीक है, तो इनके लिए, इसके अलावा नेल्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये केराटिन की तरह काम करता है। काइटिन इज मॉडिफाइड polysaccharides contains nitrogen which allows for increased hydrogen bonding between adjacent polymers giving it tumors। बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, आई एम सॉरी कि मैंने ओवरराइट किया, और ये नाइट्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम वैसे आगे जाकर एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है HONH। ठीक है, बेसिकली इन H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और एक और हाइड्रोजन, एक और वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है जिसको मैं ये यहाँ यूज शो कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगेन H पॉजिटिव, नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। सो ये H पॉजिटिव जो है ये बॉन्ड बनाएगा, बेसिकली इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो ये बॉन्ड बन जाएंगे। बेसिकली इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन ट्रांसलूसेंट, ये बेसिकली ट्रांसलूसेंट है, यानी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 प्लायबल का मतलब होता है लचकदार। ठीक है, लचक होती है। रेजिलिएंट का भी मतलब लचकदार होता है। क्वाइट टफ, बहुत टफ है, ये बहुत टफ होता है। इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स का मतलब ऐसा होता है जो 6 पेयर्स के जो होते हैं ना, उनको कहते हैं आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, बट इट इज़ मोस्टली फाउंडेड इन मॉडिफाइड फॉर्म सच एज प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फॉर्म। ये फॉर्म एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन देखो, स्केलेटन होता है हड्डियों का ढांचा।
जैसे हमारे इंसानों के अंदर जो हड्डियों का ढांचा है वो कहलाता है एंडोस्केलेटन, लेकिन कुछ हमारे पास आर्थ्रोपोड्स का जो जानदार हैं उनके अंदर स्केलेटन एक्सटर्नल होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, बाहरी होता है। जैसे कॉकरोच, वो आप वो ले लें, क्या नाम है, स्नेक ले लें, वो अपना ढांचा छोड़ता भी जाता है, छोटा भी हो जाता है, तो ये कहलाता है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ज़्यादातर होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इन द शेल्स ऑफ मोलस्क हमारे पास जो स्नेल्स वगैरह हैं वो समंदर में पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर एनक्रस्टेशन, ये भी आर्थ्रोपोड्स की एक एग्जांपल है। कंपोजिट मटेरियल इज मच हार्डर एंड स्टिफ देन प्योर काइटिन। बेसिकली अगर इनके अंदर वो कहते हैं कि मॉडिफाइड हो जाए प्रोटीन के साथ, तो फिर वो ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। सो ये अच्छा, स्टीरियोइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स रोल इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। बेसिकली द मॉलिक्यूल्स विच आर मिरर इमेजेस, कुछ मॉलिक्यूल मिरर इमेजेस होते हैं, यानी अगर हम लेफ्ट की तरफ लेफ्ट के राइट करें और राइट को लेफ्ट करें तो दोनों की जो है वो मिरर इमेज बनता है, तो इसको हम कहते हैं स्टीरियोइसोमर्स। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट है। हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर्स होते हैं बेसिकली राइट हैंडेड होते हैं। अब होता क्या है, होता ये है द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम प्रोटीन्स एंजाइम। टेस्ट जो है बेसिकली सेम होता है, लेकिन जब हम हाइड्रोलाइजेशन करते हैं, यानी जो हाइड्रोलाइज होते हैं, ये जो ब्रेक होते हैं, तो इसमें एडवांटेज ये है कि जो राइट हैंडेड शुगर हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर आल्सो, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड एंजाइम है, तो हमारे पास राइट हैंडेड शुगर है, तो हमारे पास एंजाइम भी कौन से होंगे, राइट हैंडेड। वो सिर्फ किसको हाइड्रोलाइज करेंगे, वो सिर्फ राइट हैंडेड शुगर को हाइड्रोलाइज करेंगे। याद रखें, राइट हैंडेड हमारे पास राइट हैंडेड एंजाइम जो हैं वो कौन ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा राइट हैंडेड शुगर को ब्रेक करेगा, ठीक है। राइट हैंडेड शुगर में हैंडेड नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट हैंडेड शुगर को ब्रेक करेगा और इसकी वजह से हमारा शुगर बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम करते क्या है, हम अगर लेफ्ट हैंडेड शुगर लेते हैं, क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड शुगर लेते हैं, तो चूँकि जायके में एक जैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड शुगर्स लेते हैं, जायके में एक जैसा है, लेकिन वो एंजाइम इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो हमारा शुगर लेवल बढ़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए आगे जाके लिखा हुआ है कि जी द आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, वो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड होते हैं। लेफ्ट हैंडेड का मतलब ये होगा कि इनके लिए लेफ्ट हैंडेड एंजाइम चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड एंजाइम नहीं होते। तो जब हम खाते हैं, बॉडी में इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो कैलोरीज नहीं बढ़ती, ठीक है, कैलोरीज नहीं बढ़ती। टेस्ट वही होगा, सेम स्वीटनेस होती है, लेकिन कैलोरीज नहीं बढ़ती। कैलोरीज क्यों नहीं बढ़ती, कि भाई वो ब्रेक ही नहीं होगा, जब ब्रेक ही नहीं होगा तो कैलोरीज नहीं बढ़ेंगी। इसलिए वजह क्या थी, हमारी बॉडी के अंदर कौन से शुगर मौजूद है, राइट हैंडेड शुगर मौजूद है, और एंजाइम कौन से मौजूद है, राइट हैंडेड एंजाइम मौजूद है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को हाइड्रोलाइज करेंगे। तो अगर हम राइट हैंडेड शुगर खाएंगे तो कैलोरीज भी बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम खाते क्या है, लेफ्ट हैंडेड हमारे पास शुगर खाएंगे, तो ये होगा कि ये हाइड्रोलाइज, ये ब्रेक नहीं होगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो कैलोरीज ज़ीरो कैलोरीज बनेंगी, ठीक है, ज़ीरो कैलोरीज बनेंगी। इसलिए होता ये है कि ये शुगर्स हमारे पास इस्तेमाल किया जा सकता है। दीज शुगर्स आर नॉट डाइजेस्टेड इन और बॉडीज बिकॉज ऑल ऑफ द और एंजाइम्स आर राइट हैंडेड। ये डाइजेस्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे सारे एंजाइम राइट हैंडेड होते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड